शक्ति के 48 नियम, रॉबर्ट ग्रीन, बाय पुकू रीडर्स। नियम 19, यह जाने कि आपके सामने कौन है, गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। विचार, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। आपको यह कभी ना सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति आपकी रणनीतियों पर एक ही तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। कुछ लोगों के साथ जब धोखा या चालबाजी की जाती है तो वे बदला लेने की तलाश में आपकी बाकी की जिंदगी बिता देते हैं। वे भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। अपने शिकारों और विरोधियों को सावधानी से चुनें, लेकिन कभी भी गलत व्यक्ति को धोखा ना दें या उस पर हमला ना करें। एक बौद्ध ग्रंथ से जिसका उद्धरण थंडर इन द स्काई में दिया गया है, थॉमस क्लिगियरी द्वारा अनुदित 1993 में कथन, तलवारबाज से मिलने पर अपनी तलवार निकाले, जो कवि ना हो उसे कविता ना सुनाए। विरोधी, मूर्ख और शिकार। शक्ति की सीढ़ी पर चढ़ते समय आपका सामना कई तरह के विरोधियों, मूर्खों और शिकारों से होगा। शक्ति हासिल करने की कला का सर्वोच्च रूप यह पहचानना है कि कौन भेड़िया है और कौन भेड़, कौन लोमड़ी है और कौन खरगोश, कौन बाज है और कौन गिद्ध। अगर आप इस फर्क को आसानी से पहचान लेते हैं तो आप किसी पर ज़्यादा दबाव डाले बिना ही सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति से एक सा व्यवहार करेंगे तो आपका जीवन दुख भरा रहेगा, बशर्ते आपका जीवन उतना लंबा चलेगा। लोगों की प्रकृति पहचानने और उसके अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे जंगल के 5 अलग अलग प्राणियों के सबसे खतरनाक और मुश्किल प्रकार दिए गए हैं। घमंडी व्यक्ति। हालांकि वह शुरुआत में इसे छिपा सकता है, लेकिन इस व्यक्ति का घमंड इसे बहुत खतरनाक बना देता है। अगर यह किसी भी तरह से अपमानित महसूस करता है तो यह पूरी उग्रता से बदला लेता है। हो सकता है आप यह सोचें, लेकिन मैंने तो यह एक पार्टी में कहा था, उस समय तो सब लोग नशे में थे। बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी अति प्रतिक्रिया के पीछे कोई समझदारी नहीं होती, इसलिए उसका अनुमान लगाने में समय बर्बाद ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अति संवेदनशील और बेहद घमंडी है और आपने उसे चोट पहुंचा दी है तो तत्काल भाग खड़े हों। आप उससे चाहे किसी चीज़ की आशा कर रहे हों, वह चीज़ इतना मूल्यवान नहीं है कि आप रुकने का जोखिम लें। बहुत असुरक्षित व्यक्ति। यह व्यक्ति घमंडी व्यक्ति से संबंधित है, लेकिन उससे कम हिंसक है। ऐसे व्यक्ति का पता लगाना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसका ईगो नाजुक होता है, वह बहुत असुरक्षित होता है, और अगर उसे लगता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है या उस पर हमला किया जा रहा है तो वह मन ही मन सुगबुगाता रहेगा। वह छुटपुट हमले करता रहेगा तो इतने बड़े नहीं होंगे कि आपको नजर आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दिया है या नुकसान पहुंचाया है तो लंबे समय के लिए गायब हो जाएं, उसके आसपास ना रहें, वरना वह कुतर कर आपको नष्ट कर देगा। शंकालु व्यक्ति। ऊपर दी गई किस्मों का एक रूप भावी जोसेफ स्टालिन है। शंकालु व्यक्ति दूसरों में वही देखता है जो वह देखना चाहता है, जो आमतौर पर सबसे बुरा पहलू होता है। वह यह कल्पना करता है कि हर व्यक्ति उसके पीछे पड़ा है। शंकालु व्यक्ति दरअसल इन तीनों में सबसे कम खतरनाक है, चूंकि वह सचमुच असंतुलित होता है, इसलिए उसे धोखा देना आसान होता है। जिस तरह स्टालिन को लगातार धोखा दिया जाता था, दूसरे लोगों के खिलाफ उसे उकसाने के लिए उसकी शंकालु प्रकृति को इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप उसके शक को निशाना बन जाएंगे तो सावधान रहें। लंबी याददाश्त वाला सांप। अगर इसे चोट पहुंचाई गई या धोखा दिया गया तो यह आदमी ऊपर से तो कोई गुस्सा नहीं दिखाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह योजना बनाता रहेगा और इंतजार करता रहेगा। फिर जब वह हमला करने की स्थिति में होगा तो वह ठंडे दिमाग की चालाकी से बदला लेगा। इस योजना के आदमी को उसकी चालाकी और योजना बनाने की निपुणता से पहचाने जो वह जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में दिखाता है।
आमतौर पर वह भावहीन होता है और मिलनसार नहीं होता है। इस सांप के प्रति दोगुना सावधान रहें और अगर आपने उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाया है तो या तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर दें या फिर उसे अपनी नज़रों से दूर कर दें। सामान्य, विनम्र और अक्सर बुद्धिहीन व्यक्ति। इतने अच्छे शिकार के बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो गए होंगे, लेकिन इसे धोखा देना इतना आसान नहीं है। अक्सर किसी प्रलोभन का शिकार होने के लिए बुद्धि और कल्पना की ज़रूरत होती है। जिसमें कल्पना या बुद्धि नहीं है उसे संभावित पुरस्कारों का एहसास ही नहीं होगा। अज्ञानी आदमी चारा नहीं निगलेगा क्योंकि वह इसे पहचानेगा ही नहीं। वह बहुत बुद्धिहीन होता है। इस व्यक्ति के साथ खतरा यह नहीं है कि वह आपको नुकसान पहुंचाएगा या बदला लेगा, बल्कि सिर्फ यह है कि उसे धोखा देने की कोशिश में आप अपना समय, ऊर्जा, संसाधन और यहाँ तक कि बुद्धिमत्ता भी बर्बाद करेंगे। इस तरह के आदमी को पहचानने के लिए एक प्रयोग करें। कोई चुटकुला या कहानी तैयार रखें। अगर इसकी प्रतिक्रिया लचर हो तो आपके सामने इसी तरह का व्यक्ति खड़ा है। अपने जोखिम पर ही आगे बढ़ें। कौवा और भेड़। एक परेशान करने वाला कौवा एक भेड़ की पीठ पर बैठ गया। भेड़ मजबूरन उसे काफ़ी समय तक इधर उधर ढोती रही और फिर बोली, अगर तुम किसी कुत्ते के साथ इस तरह का व्यवहार करते तो वह तुम्हें अपनी तेज दांतों से मजा चखा देता। इस पर कौवे ने जवाब दिया, मैं कमज़ोर लोगों को सताता हूँ और शक्तिशाली लोगों की चापलूसी करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं किसे सता सकता हूँ और मुझे किसकी चापलूसी करनी चाहिए। मुझे आशा है कि इस नीति पर चलने से मैं काफ़ी समय तक जिंदा रहूँगा और अच्छे बुढ़ापे का आनंद लूँगा। तस्वीर। शिकारी। वह भेड़िए और लोमड़ी के लिए एक सा जाल नहीं बिछाता है। वह वहाँ पर जाल नहीं बिछाता है जहाँ शिकार के फंसने की संभावना न हो। वह अपने शिकार को अच्छी तरह से जानता है। वह उसकी आदतें और छिपने के ठिकाने जानता है और वह इन्हीं को ध्यान में रखकर शिकार करता है। विशेषज्ञ की राय। यह जान ले कि चाहे व्यक्ति कितना भी महत्वहीन या छोटा हो, वह कभी न कभी आपके काम आ सकता है। लेकिन अगर आपने उसका कभी अपमान किया है तो वह आपके काम नहीं आएगा। गलतियों को अक्सर माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन अपमान को कभी माफ़ नहीं किया जाता। हमारा गर्व इसे हमेशा याद रखता है। नियम 20। किसी के पिट्ठू ना बने। विचार। मूर्ख व्यक्ति ही हमेशा पिट्ठू बनने के लिए दौड़ लगाता है। खुद के अलावा किसी भी व्यक्ति के पाले में ना जाएं। अपनी स्वतंत्रता कायम रखकर आप दूसरों के स्वामी बन जाते हैं, उनमें मनमुटाव फैलाते हैं और उन्हें अपनी तरफ दौड़ाते हैं। ईर्ष्या की कीमत। जब एक गरीब औरत बाजार में पनीर बेचने के लिए खड़ी थी तो एक बिल्ली आई और पनीर का एक टुकड़ा उठाकर ले गई। यह देखकर एक कुत्ते ने बिल्ली से वह टुकड़ा छीनने की कोशिश की। बिल्ली भी अड़ गई। दोनों में घमासान लड़ाई होने लगी। कुत्ता भौंकने और काटने लगा। बिल्ली थूकने और खरोंचने लगी, लेकिन उनके युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार बिल्ली ने सुझाव दिया, हम लोमड़ी के पास चलते हैं और उससे वह मामला सुलझवाते हैं। कुत्ते ने कहा, ठीक है। वे दोनों लोमड़ी के पास गए और लोमड़ी ने किसी न्यायाधीश की तरह उसके तर्क सुने। उसने उन्हें फटकारते हुए कहा, मूर्ख जानवरों, तुम दोनों लड़ते क्यों हो? अगर तुम दोनों चाहो तो मैं इस पनीर को 2 हिस्सों में बांट देती हूँ। इससे तुम दोनों संतुष्ट हो जाओगे। बिल्ली और कुत्ते ने इस बात पर कहा, ठीक है। लोमड़ी ने अपना चाकू निकाला और पनीर को 2 हिस्सों में काट दिया, लेकिन लंबाई की तरफ से काटने के बजाय उसने इसे चौड़ाई की तरफ से काटा। कुत्ते ने विरोध करते हुए कहा, मेरा हिस्सा छोटा है। लोमड़ी ने न्यायपूर्ण ढंग से अपने चश्मे से कुत्ते के हिस्से को देखते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस पर उसने बिल्ली के हिस्से में से एक टुकड़ा खा लिया और कहा, अब दोनों हिस्से बराबर हो गए। जब बिल्ली ने लोमड़ी की हरकत देखी तो वह चिल्लाने लगी, जरा इधर देखो, अब मेरा हिस्सा छोटा हो गया है। लोमड़ी ने दोबारा अपना चश्मा पहना और न्यायपूर्ण ढंग से बिल्ली के हिस्से को देखते हुए बोली, तुम ठीक कह रही हो, 1 मिनट रुको, मैं इसे ठीक कर देती हूँ।
और उसने कुत्ते के पनीर में से एक कौर खा लिया। वह सिलसिला काफी समय तक चला और लोमड़ी कभी कुत्ते का तो कभी बिल्ली का हिस्सा खा रही। अंत में उसने उनकी आंखों के सामने उनका पूरा चीज खा लिया। शक्ति की कुंजी। चूंकि शक्ति काफी हद तक दिखावे पर निर्भर करती है, इसलिए आपको ऐसी तरकीबें सीखना चाहिए जिनसे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। किसी व्यक्ति या समूह का पिट्ठू न बनना एक ऐसी ही तरकीब है। जब आप पिट्ठू नहीं बनते हैं तो इससे सामने वाले को गुस्सा नहीं आता है, बल्कि उसके मन में आपके प्रति सम्मान उत्पन्न होता है। आप तत्काल शक्तिशाली बन जाते हैं क्योंकि आप उस समूह या व्यक्ति के प्रलोभन या बंधन से दूर रहते हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। शक्ति का यह आभामंडल समय के साथ बढ़ता जाता है। जब स्वतंत्र होने की आपकी छवि बढ़ती है तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है जो आपको अपने पिट्ठू बनाना चाहते हैं और आपसे निष्ठा की उम्मीद रखते हैं। इच्छा वायरस की तरह होती है। अगर हम देखते हैं कि दूसरे लोग किसी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो हम भी उसे अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। जिस पल आप पिट्ठू बन जाते हैं या समर्पित हो जाते हैं, यह जादू खत्म हो जाता है। आप भी बाकी सबकी तरह बन जाते हैं। लोग आपसे समर्पण करवाने के लिए सभी तरह के उचित अनुचित उपाय आजमाएंगे। वे आपको तोहफे देंगे, आप पर एहसानों की बौछार करेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि आप उनके एहसानों के बोझ तले दब जाएं। दूसरे आप पर ध्यान दें, इस बात को प्रोत्साहित करें, उनकी रुचि को प्रेरित करें, लेकिन किसी भी कीमत पर उनके पिट्ठू ना बने। अगर आप चाहें तो तोहफे और एहसानों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में सतर्क रहें कि आप अपने मन में किसी का पक्ष ना लें। आप खुद को कृतज्ञ मानने की गलती हरगिज ना करें। बहरहाल याद रखें, आपका लक्ष्य लोगों को दूर रखना नहीं है या ऐसा दिखाना नहीं है कि आप किसी के हो ही नहीं सकते। महारानी एलिजाबेथ प्रथम की तरह आपको भी लगातार हवा देते रहना चाहिए, रुचि जगाते रहना चाहिए और लोगों को प्रलोभन देते रहना चाहिए ताकि वे आपको अपना बनाने की कोशिश करते रहें। फिर आपको उनके ध्यान को कभी कभार मोड़ना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं। ग्रीक सेनापति एल्सीबाइडेन इस खेल के बखूबी खेलते थे। एल्सीबाइडेन ने एथेंस की उस विशाल जलसेना का नेतृत्व किया था जिसने 414 ईस्वी पूर्व में सिसिली पर आक्रमण किया था। जब ईर्ष्यालु एथेंस वासियों ने युद्ध के बाद उन पर झूठे आरोप लगाकर उनका अपमान करने की कोशिश की, तो वे घर लौटकर झूठे मुकदमे का सामना करने के बजाय दुश्मनों यानी स्पार्टा वासियों से जाकर मिल गए। फिर जब एथेंस वासी सिरेकस में हार गए तो एल्सीबाइडेस स्पार्टा छोड़कर फारस चले गए। हालांकि स्पार्टा अब शक्तिशाली बन रहा था। बहरहाल एथेंस और स्पार्टा दोनों ही एल्सीबाइडेस को प्रलोभन देते रहे क्योंकि फारस में उनका काफ़ी प्रभाव था। फारस में उन पर सम्मानों की बारिश इसलिए होती थी क्योंकि एथेंस और स्पार्टा पर उनका काफ़ी प्रभाव था। उन्होंने हर पक्ष में वादा किया लेकिन किसी के साथ नहीं जुड़े और अंत तक सारे पत्ते अपने हाथ में ही रखे। अगर आप शक्तिशाली और प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो एल्सीबाइडेस की रणनीति को आजमा कर देखें। खुद को प्रतियोगी शक्तियों के बीच में रखें। किसी एक पक्ष को अपनी मदद के वादे से ललचाएं। दूसरा पक्ष जो हमेशा अपने दुश्मन से आगे निकलना चाहता है अपने आप आपका पीछा करने लगेगा। जब दोनों ही पक्ष आपका ध्यान खींचने के लिए आपस में जूझेंगे तो आप बहुत प्रभावशाली और योग्य दिखने लगेंगे। किसी एक पक्ष में जल्दी से शामिल हो जाने की बजाय अधबीच की स्थिति में आपके पास ज़्यादा शक्ति होगी। 1830 में फ्रांस की जुलाई क्रांति में 3 दिन के दंगों के बाद वृद्ध राजनेता टेलीरेंट पेरिस में अपनी खिड़की के पास बैठे थे। उन्हें घंटी बजाने की आवाज़ सुनाई दी जो इस बात का संकेत थी कि दंगे खत्म हो चुके हैं। उन्होंने एक सहयोगी की तरफ मुड़ते हुए कहा, वाह, घंटियां बज रही है, हम जीत रहे हैं। सहयोगी ने पूछा, हम से क्या आपका क्या मतलब है महाशय? उसे चुप रहने का इशारा करते हुए टेलीरेंट ने जवाब दिया,
अब आगे एक शब्द भी मत बोलना। मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि हम का क्या मतलब है। वे अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही जल्दबाजी में किसी स्थिति में उतरते हैं और बहुत जल्दी पिट्ठू बनकर अपनी रणनीतिक कुशलता गंवा देते हैं। इस स्थिति में रणनीतिक कुशलता गंवा देते हैं। इस स्थिति में आपका सम्मान भी कम करते हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि आप उनके साथ इतनी आसानी से जुड़ गए हैं, इसलिए आप कल किसी दूसरे के साथ भी इतनी ही आसानी से जुड़ जाएंगे। एक पक्ष के पिट्ठू बनने से आप समय का लाभ नहीं उठा पाते हैं और इंतजार की दौलत से वंचित रह जाते हैं। दूसरों को इस या उस समूह के प्रेम में पड़ने दें। आप ना तो भागे, ना ही अपना दिमागी संतुलन खोएं। तस्वीर, ध्यान, इच्छा और आराधना का केंद्र। किसी भी पक्ष में शामिल ना होना, बल्कि आपस में लड़कर मामला सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। महारानी एलिजाबेथ अपने चारों तरफ घूमने वाले दरबारियों को ग्रहों की तरह रखती थी। वे उनकी कक्षा में घूमना छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन वे उनके और करीब भी कभी नहीं पहुंच सकते थे। विशेषज्ञ की राय, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में रहने का वायदा ना करें, क्योंकि यह किसी दूसरे व्यक्ति का गुलाम बनना है। स्वतंत्रता किसी भी तोहफे से ज़्यादा मूल्यवान होती है। आपको यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप किसी एक व्यक्ति पर ही निर्भर रहें, बल्कि आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि कई लोग आप पर निर्भर रहें। सबसे बढ़कर खुद को सभी वायदों और एहसानों से मुक्त रखें। ये सामने वाले की चालें हैं ताकि वह आप पर हुकूमत कर सकें।